एक रोटी खाकर नैना देवी जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू दीपा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म करो शर्म। यह सुनते ही नैना देवी जी अपना हाथ पीछे कर लेती हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाती हैं। नैना देवी को बहू उनके साथ कितने ही दिन से ऐसे ही व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक रोटी रख कर देती थी, रोटी का डब्बा उनके पास ही रख देती थी और नैना देवी जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे ही नैना देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो दीपा उनको कहती थी, शर्म करो शर्म। देखने वाले तो यही देखते कि बहू ने तो रोटी का डब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। नैना देवी जी मन ममोस कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही से खाना खाने नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे नैना देवी जी में कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती तो वह भी अपनी सास को नहीं देती थी। नैना देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नैना देवी जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी नैना देवी जी की नज़र अपनी चारपाई के सामने पड़ी, चारपाई के नीचे रखे संदूक पर पड़ी। नैना देवी ने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीटकर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पर लाकर रख दिया। उन्होंने अपने छोटे से पर्स से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वह फोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। नैना देवी जी के पति के देहांत के 2 साल हो चुके थे। नैना देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटा का नाम करण और छोटे बेटा का नाम विशाल है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़े बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता है, जबकि नैना देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी है। विशाल के 2 बच्चे हैं, चिंटू और रिंकू। नैना देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में एक बार ही घर आता है और माँ को फ़ोन भी 1-2 महीने में एक बार ही करता है। विशाल की पत्नी रेखा अपनी सास के पास कभी फ़ोन तक नहीं करती, कभी अपनी सास का हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करती। ससुर जी के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने नैना देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना नैना देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती। नैना देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ समान थी। वे अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। नैना देवी जी की पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। नैना देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। नैना देवी जी गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर खर्च चलाती थी। वे गोविंदा जी के पास कमाई बचा कर रखती थी। वे एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही गोविंद जी का कमाई खर्च करती। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से नैना देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। नैना देवी जी और गोविंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो नैना देवी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब गोविंद जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो नैना देवी जी झेल ही रही थी, परंतु कुछ दिनों से शिल्पी उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। विशाल को भी अपनी पत्नी का इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पड़ा सोता रहता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। नैना देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं।
नैना देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती हैं, अपने पति को याद करती रहती हैं। अपने पुराने फ़ोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वह क्या थीं और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी। अपने पति और अपनी पुरानी फ़ोटो देखकर नैना देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूँगी। इतना कष्ट सह सहकर हमने यह घर बनाया था और इसी घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ और मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वो एल्बम देखकर बंद करती हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर नैना देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती हैं कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। नैना देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देती हैं और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती हैं। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। नैना देवी जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाती, उनको अपने पास बैठा लेती हैं और उनसे पूछती हैं कि ओ बहन, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल तो है न, इस समय कैसे आना हुआ। यह पूछने पर नैना देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी के खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती। कितने दिन ही दिन हो गए बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था, रोजाना नहलाना पड़ता था, दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था, फिर सुबह शाम को दूध निकालकर उस दूध को बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाए थे और आज हमारे ही बसे बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारे ही कोई इज्जत नहीं है। एक उपकरण है, उसको तो जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, जी रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगने तो बहुत जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक बार भी नहीं पूछता है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के सेवा करते हैं, अभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही ये लोग सब कुछ पाना चाहता है। हमारे पास सास ससुर के पास क्या था? हमारे सास ससुर के पास क्या था? एक छोटा सा कच्चा घर। फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की, तब हमें जाकर वे घर मिला था। उनके पास कुछ न होता तब भी हम उनकी सेवा ही करते। हमें कुछ मिलता है या न मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते। मीना देवी जी नैना देवी जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती हैं, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल के हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटी और बहू ऐसे ही व्यवहार करने लगे थे। इन्होंने तो बेटे और बहुओं को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर सारे बेटे लाइन पाए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इतने इस पर नैना देवी जी उदास होकर कहती हैं, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर वे आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरे यह तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेगा, परंतु बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो
अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन, मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी नैना देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब नैना देवी एक फ़ोन नंबर निकालकर मीना देवी जी को देती हैं और कहती हैं कि यह नंबर मेरे बेटा करण का है। इस नंबर पर फ़ोन करके कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारा छोटा भाई विशाल तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती हैं और नैना देवी जी के सामने ही वह बातें कह देती है जो नैना देवी जी उन्हें उनमें कही थी। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी जो आपने हमें फ़ोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं और नैना देवी जी को बताती हैं कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर नैना देवी जी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करती हैं और मीना देवी जी को धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर मीना देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आँखों ही आँखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही नैना देवी जी स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर किचन में जाती हैं। अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं, आराम से चाय पीती हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे करण के कमरे में भी नैना देवी जी ताला डाल देती हैं। विशाल और शिल्पी अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था तो बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी थी और विशाल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। नैना देवी जी सबके उठने का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद शिल्पी जाग जाती है। शौचालय में जाने के बाद हाथ मुंह धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है किचन में ताला है। यह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमाकर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला? नैना देवी जी आराम से बैठी हुई होती हैं। शिल्पी जब कई बार पूछती है तो नैना देवी जी बड़े आराम से कहती हैं, किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही नैना देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती हैं। शिल्पी को 2 थप्पड़ खींचकर मारती हैं। शिल्पी जमीन पर गिर जाती है। नैना देवी जी कहती हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत कर कर के यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जबान खींच लूंगी। शिल्पी ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपनी सास को बहुत सीधी साधी घरेलू गांव वाली महिला समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि नैना देवी जी इतनी सीधी साधी महिला भी नहीं थी जो बहू के अत्याचार चुपचाप सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। विशाल पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो नैना देवी जी उत्तर देती हैं, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है जैसे हो ही नहीं। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है यह तो बताओ मुझे। विशाल हैरान होकर पूछता है तो नैना देवी जी कहती हैं, पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने नहीं देती। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती है, शर्म करो शर्म, बहुत दिन हो गए इसको मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाती है तो मुझे देती नहीं है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती है। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती हूँ। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था। इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह से यह सब बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था।
विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी क्या माँ सच कह रही है? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है, वह सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि वह शिल्पी को बहुत जोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींचकर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल बजती रहती है तो विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई भाभी और बच्चे को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह, सब कुशल मंगल तो है? आपने आपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर करण कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे कुछ क्यों बताएं? और यह कहकर करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जेठानी को देखकर घबराकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आते हैं तो सामने नैना देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर नैना देवी जी कहती, हाँ, तू तो मेरे मरने का इंतजार में ही है। तुझे लगा कि मेरी माँ अब मरने वाली है तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी आती नहीं है, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तो नैना देवी जी कहती हैं, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही करवाया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हाल चाल पूछते हो कि माँ कहाँ जी रही हो, कहाँ मर रही हो? मैंने आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। करण और रेखा की नज़र रसोई और अपने कमरे पर पड़ती है जिसमें ताला डला हुआ था। वह दोनों कुछ समझ पाते, इतने में नैना देवी जी कहती हैं, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया, और आज तुम दोनों के लिए एक माँ को 2 रोटी भारी पड़ रही है। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ को 2 रोटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है न उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वह तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करती हूँ कि मैं आज से वृद्ध आश्रम में जाकर रहूँगी और यह घर भी मैं वृद्ध आश्रम को नाम कर दूँगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं को होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। आज से हम आपको किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी नैना देवी जी के पैरों में गिर जाती हैं, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पर नैना देवी जी कहती हैं कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली तब मैं यह घर तुम दोनों को दूंगी, नहीं तो यह घर में वृद्धा आश्रम के नाम कर दूंगी। तो बेटे पूछते हैं कि माँ क्या शर्त है आपकी? तो नैना देवी जी कहती, पहली मेरी शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे, जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछ कर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगी और जब भी मन करेगा तो मैं बड़े के साथ रहूँगी, और तुम्हारी पत्नियाँ को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम में चली जाऊँगी। दोनों बेटे और बहुओं एक ही सुर में कहते हैं, माँ हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। यह सुनकर नैना देवी जी खुश हो जाती है, जाकर किचन और करण के कमरे में से ताला खोल देती हैं और दोनों बहुएं से कहती हैं, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। नैना देवी जी करण और विशाल से कहती हैं, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे? ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आँखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं।
यह देखकर नैना देवी जी भावुक हो जाती हैं और उन्हें अपने वे 2 छोटे नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। नैना देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती हैं और रोने लगती हैं। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कष्ट सहे हो। हमें नादान बच्चे समझकर माफ़ कर दो माँ। नैना देवी जी रोते हुए कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चों को कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया। अगर तुम मेरा दिल खोल सकते तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है, पर अफसोस है कि मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती है और देखती है कि तीनों माँ बेटा रो रहे हैं तो यह भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय के अंदर की ममता भी जाग जाती है। दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। नैना देवी जी के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, माँ हमें माफ़ कर दो, हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नैना देवी जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेती हैं, अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं, तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने नैना देवी जी को खर्चा देने लगे थे। नैना देवी जी कभी अपने छोटे बेटे के पास, कभी बड़े बेटे के पास रहती। दोनों ही बहुएं अब नैना देवी जी को खूब सेवा करती। नैना देवी जी दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करते थे, अपनी माँ से पूछे बिना एक भी काम नहीं करते थे। नैना देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने घर की समस्या को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार व सम्मान दें तो माता पिता को बुढ़ापे में कभी भी कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।